प्रिय साथियों, नमस्कार। 17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए निर्वाचन होने वाले हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में स्वीप एक्टिविटीज़ संचालित की जा रही है। इन एक्टिविटीज़ का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना और उनके द्वारा मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करना है। स्वीप का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वीप को अंग्रेजी में हम कहते हैं सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। हिंदी में यदि हम इसे कहना चाहें तो कहेंगे सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो इसका उत्तर होता है 230। और बड़वानी ज़िले में, जहां से यह वीडियो बनाया जा रहा है, बड़वानी ज़िले में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 4 हैं और ये हैं सेंधवा, राजपुर, पानसेमल और बड़वानी। साथियों, स्वीप एक्टिविटीज़ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई। यह वह वर्ष था जब भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के 60 वर्ष हो चुके थे और यह पाया गया कि निर्वाचन में मतदाताओं का मतदान का प्रतिशत अपेक्षा से काफ़ी कम रहता है। उसे कैसे बढ़ाया जाए, बस इसी प्रश्न ने स्वीप को जन्म दिया। बड़वानी में शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से स्वीप एक्टिविटीज़ संचालित की जा रही है। अन्य कई अभिकरण भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। करियर एडवाइस चैनल भी इसमें अपना योगदान देना चाहता है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अवसर दे रहा है कि आप निर्वाचन कार्य में प्रयोग में आने वाली ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में विस्तार से जान सकें। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से संग्रहित की गई है और आपके समक्ष प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। देखिए, पहला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम संक्षेप में ईवीएम कहते हैं, मतों को दर्ज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मुख्य रूप से 2 इकाइयाँ होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट को संक्षेप में CU कहा जाता है और बैलेटिंग यूनिट को संक्षेप में BU कहा जाता है। लेकिन यहाँ इमेज में तो हमें 3 प्रकार की इकाइयाँ दिखाई दे रही हैं। साथियों, इस इमेज में जो राइट साइड है उसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट और जो सबसे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं बैलेट यूनिट। और बीच में आपको एक और इकाई दिखाई दे रही है, यह है VVPAT। यह ईवीएम की एक सहायक इकाई है। इसके बारे में आगे प्रश्न के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्वाचनों में पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? साथियों, पहले मतपत्र के माध्यम से वोटिंग होती थी। मतपत्र छपते थे और उस पर सील लगाकर मतदाता अपने पसंदीदा अभ्यर्थियों को वोट देते थे। लेकिन अब ईवीएम से वोटिंग होती है और ईवीएम का पहली बार प्रयोग वर्ष 1982 में हुआ था। प्रयोग किया गया था केरल राज्य में और केरल राज्य की एक विधानसभा सीट है जिसे हम कहते हैं 70 प्रारूप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया था। 70 प्रारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। प्रश्न 3 देखिए कि जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है वहाँ ईवीएम का उपयोग कैसे किया जाता है? और साथियों, इसका उत्तर बहुत सरल है कि चूंकि ईवीएम के संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता ही नहीं होती है, यह बैटरी से चलती है, इसलिए किसी क्षेत्र में बिजली का होना या न होना ईवीएम के संचालन को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न, ईवीएम में अधिकतम कितने वोट दर्ज किए जा सकते हैं? ईवीएम का जो नवीनतम मॉडल है, जिसे हम M3 कहते हैं, उस मॉडल में अधिकतम 2000 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभ्यर्थियों की वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके लिए ईवीएम काम कर सकती है? यानी किसी विधानसभा क्षेत्र से या आगे चलकर
लोकसभा के निर्वाचन होने वाले हैं, तो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कितने कैंडिडेट खड़े हों कि उनका चुनाव हम ईवीएम के माध्यम से करवा सकते हैं, तो याद रखिए कि ईवीएम के नए मॉडल यानी M3 में अब बहुत सुविधा का विस्तार कर दिया गया है। अब नोटा सहित 384 कैंडिडेट्स का निर्वाचन करवाया जा सकता है। इसके लिए हमें 24 बैलेटिंग यूनिट्स को जोड़ना होगा। कंट्रोल यूनिट एक ही काम कर लेगी और वीवीपैट जो सहायक इकाई है वह भी एक ही काम कर लेगी। साथियों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक बैलेटिंग यूनिट के माध्यम से हम नोटा सहित कुल 16 कैंडिडेट का चुनाव करवा सकते हैं। यदि 384 कैंडिडेट हो गए तो 24 बैलेटिंग यूनिट चाहिएगी। यदि आप 24 में 16 का गुणा करेंगे तो 384 की संख्या आएगी। मान लीजिए कि अभ्यर्थियों की संख्या 384 से अधिक हो गई, 385, 86 या और अलग, तो फिर क्या करेंगे? क्या फिर हम ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करवा सकते हैं? तो इसका उत्तर है साथियों कि ऐसी स्थिति में हम ईवीएम के माध्यम से मतदान नहीं करवा सकेंगे। 384 से अधिक कैंडिडेट होने पर हमें परंपरागत ढंग से बैलेट छपवाना पड़ेगा, मतपत्र छपवाना पड़ेगा और सील लगवाकर वोटिंग करवाना होगी। क्या ऐसा हो चुका है? तो जी हाँ, ऐसा हो चुका है और एक चुनाव में कुल मिलाकर 1033 कैंडिडेट निर्वाचन में अपने भाग्य को आजमाने के लिए खड़े हो गए और ऐसी स्थिति में उनके लिए मतपत्र छपवाना पड़ा और मतपत्र भी बुकलेट के प्रारूप में छपवाया गया था। तो ध्यान रखिए कि अधिकतम हम 384 कैंडिडेट का निर्वाचन करवा सकते हैं। इसमें एक शब्द आया है नोटा। ये नोटा क्या होता है? नोटा यानी NOTA, इसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दी अबव। यह हमें एक विकल्प देता है कि यदि हमें चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, हम किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो हम नोटा के बटन को दबाकर अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात हमें नन ऑफ दी अबव को वोट देना है, यानी हमारा वोट किसी भी कैंडिडेट के खाते में नहीं जाएगा। नोटा का बटन कहाँ होता है? नोटा का बटन सबसे आखिरी में होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विधानसभा क्षेत्र से 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 में पहले उम्मीदवारों के बटन होंगे और 5वें नंबर पर नोटा का बटन होगा। कहीं से 11 उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो 12वां बटन नोटा का होगा। 15 उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो 16वां बटन नोटा का होगा। नोटा का ऑप्शन सबसे अंत में होता है क्योंकि उसका मतलब ही होता है नन ऑफ दी अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, यदि किसी मतदान केंद्र विशेष में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो जाती है तो क्या होगा? यदि चुनाव चल रहा है, वास्तविक मतदान चल रहा है और ऐसी स्थिति में बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट या दोनों खराब हो जाती है तो पूरा ही सिस्टम बदला जाता है। ध्यान रखिए कि वीवीपैट यदि खराब होती है तो ऐसी स्थिति में केवल वीवीपैट को ही बदला जाता है। ईवीएम को किसने डिज़ाइन किया? भारत में ईवीएम को बनाने का काम सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उपक्रमों के द्वारा किया गया। उनके नाम क्या हैं? उनके नाम हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेंगलोर में है और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हैदराबाद में है। इनके सहयोग से निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति, जिसको संक्षेप में हम कहते हैं TEC यानी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, के द्वारा तैयार और डिज़ाइन किया गया है। लीजिए, आपका प्रश्न आ गया है कि वीवीपैट क्या होता है। बड़ी चर्चा है इसकी। वीवीपैट का फुल फॉर्म जान लीजिए सबसे पहले। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी हुई एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका मत उनकी इच्छा के अनुरूप पड़ा है। जब कोई मत डाला जाता है तो अभ्यर्थी के नाम, क्रम संख्या और प्रतीक वाली एक पर्ची मुद्रित होती है और 7 सेकंड के लिए पारदर्शी खिड़की के माध्यम से दिखाई देती है। इसके बाद यह मुद्रित पर्ची स्वचालित रूप से कट जाती है और वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के सील बंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। साथियों, ये आपको वीवीपैट की इमेज दिखाई दे रही है। कई बार ऐसी बात चलती है कि यदि हम ईवीएम से वोटिंग करते हैं
और हमने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है क्या वो वोट वास्तव में उसे ही प्राप्त हुआ, ऐसा संदेह होता है। इस संदेह के निवारण के लिए चुनाव की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वीवीपैट का प्रयोग किया गया है। जब आप वोट देने के लिए जाते हैं और जैसे ही आप बैलेटिंग यूनिट में अपनी पसंद के कैंडिडेट के सामने का बटन दबाते हैं तो आपको इस वीवीपैट पर जो ये सामने की तरफ एक विंडो दिखाई दे रही है, पारदर्शी विंडो, यहाँ पर एक स्लिप आती है और उस स्लिप में उस कैंडिडेट के बारे में विवरण होता है। तो आपको आश्वस्ति हो जाती है कि आपका वोट उसी व्यक्ति को मिला है जिसको आप देना चाहते हैं। और 7 सेकंड का समय पर्याप्त होता है। 7 सेकंड तक यह पर्ची यहाँ पर रुकी हुई रहती है, आप इसे देख सकते हैं। उसके पश्चात ये पर्ची गिरकर इस मशीन में चली जाती है और वह पर्ची जहाँ पर गिरती है, जिसे हम ड्रॉप बॉक्स कहते हैं, वह सील बंद रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल बिजली से चलता है? जी नहीं, यह भी बिजली से नहीं चलता है बल्कि पावर पैक यानी बैटरी पर चलता है। भारत में पहली बार वीवीपैट का उपयोग कहाँ पर किया गया? तो याद रखिए यह तथ्य कि वीवीपीएटी युक्त ईवीएम का पहली बार उपयोग वर्ष 2013 में किया गया और जहां पर इसका उपयोग किया गया वह राज्य था नागालैंड। वहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और नागालैंड की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है 51 नोकसेन अजजा। यहाँ पर पहली बार वीवीपीएटी का उपयोग किया गया। आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये मशीनें बनती कितने में हैं? तो मशीनों के अलग अलग मॉडल रहे और अलग अलग मॉडल की अलग अलग कीमत रही। वर्तमान में M3 मॉडल का प्रयोग होता है। इसकी कीमत का जहां तक सवाल है तो भारत निर्वाचन आयोग का कहना है इसकी लागत अनंतिम रूप से 17,000 प्रति यूनिट नियत की गई है, यानी लगभग 17,000 रुपये में हमारी ईवीएम बनती है। कंट्रोल यूनिट अपनी मेमोरी में कितने समय तक रिजल्ट को स्टोर कर सकता है? नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट अपनी मेमोरी में परिणाम को तब तक स्टोर कर सकता है जब तक कि डेटा को हटा या क्लियर न कर दिया जाए। साथियों, थोड़ी सी बात यहाँ पर जान लीजिए। कंट्रोल यूनिट में ही आपके द्वारा दिए गए वोट संग्रहित होते हैं। कंट्रोल यूनिट में ही सारी जानकारी एकत्र होती है। बैलेट यूनिट का काम बस इतना भर होता है कि आप उसके माध्यम से अपने पसंदीदा अभ्यर्थी को वोट दे देते हैं। वोट देने के बाद वो वोट दर्ज होता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही मतगणना की जाती है। सवाल ये है कि कंट्रोल यूनिट में एक बार ये जो सारा डेटा हमने रख दिया है वो कितने समय तक रहेगा? तो भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह डेटा तब तक रहेगा जब तक आप नहीं हटाते हैं, यानी आपके हटाने पर ही यह डेटा इससे हटेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या बार बार बटन दबाने से एक से अधिक बार मतदान संभव है? उत्तर है नहीं। जैसे ही बैलेटिंग यूनिट पर एक विशेष बटन दबाया जाता है उस विशेष अभ्यर्थी के लिए मत दर्ज हो जाता है और मशीन लॉक हो जाती है, जब तक कि यहाँ तक कि अगर कोई उस बटन को दोबारा या किसी अन्य बटन को दबाता है तो भी आगे कोई मत दर्ज नहीं हो जाएगा। साथियों, ध्यान रखिए कि प्रत्येक मतदाता को एक ही वोट देने का अधिकार है। कभी कभी ऐसा प्रश्न उठाया जाता है कि कोई मतदाता बूथ के अंदर गया और उसके सामने बैलेट यूनिट है और ऐसा तो नहीं कि वो एक के बाद एक कई बार बटन दबा देगा तो कैंडिडेट को एक से अधिक वोट तो नहीं मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ही शानदार तकनीकी ईवीएम की है। जब तक उसे कमांड नहीं दी जाती तब तक कोई भी वोट नहीं डाल सकता और एक बार कमांड देने पर एक ही वोट उसमें डाला जाता है। जैसे ही एक मतदाता वोट डालकर हटता है तो दूसरे मतदाता की प्रक्रिया पूरी होने पर दूसरे मतदाता के लिए कमांड दी जाती है और ऐसे एक एक कमांड के माध्यम से एक एक वोट इसमें डलता है। तो किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि बार बार बटन दबाने से अधिक बार मतदान एक ही मतदाता के द्वारा हो जाए, ऐसा संभव नहीं। अगला प्रश्न देखिए कि एक मतदाता यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम कर रही है और उसका मत अभिलिखित किया गया है।
कभी कभी साथियों ऐसा संदेह उत्पन्न होता है, लोग ऐसा संदेह करते हैं कि हमारा द्वारा दिया गया वोट सही व्यक्ति को मिला कि नहीं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए कि जैसे ही मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी और प्रतीक के सामने नीला बटन दबाता है, उस अभ्यर्थी विशेष के प्रतीक के सामने की लाल रंग की बत्ती चमक उठती है और एक लंबी बीप की ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार मतदाता को यह आश्वस्त करने के लिए श्रव्य और दृश्य दोनों संकेत मिलते हैं कि उसका मत सही तरह से दर्ज हो गया है। इसके अलावा वीवीपीएटी तो है ही, उसमें से पेपर स्लिप के रूप में मतदाता को एक अतिरिक्त दृश्य सत्यापन उपलब्ध कराता है ताकि वह इस बात के प्रति सुनिश्चित हो सके कि उसका मत उसकी पसंद के अभ्यर्थी के लिए सही ढंग से दर्ज हो गया है। अगला प्रश्न देखिए कि क्या यह सच है कि कभी-कभी शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से इस बात की संभावना होती है कि नीले बटन को दबाने पर मतदाता को बिजली का झटका लग जाए? तो इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। ईवीएम बैटरी पर काम करती है और नीले बटन को दबाने या ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैंडल करने के समय किसी भी मतदाता को किसी भी समय बिजली का झटका लगने की कोई संभावना नहीं है। तो बिना डरे, बिना भ्रमित हुए आप वोट डालने का काम कीजिए। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक प्रणाली में मतदान शुरू होने से पहले पीठासीन अधिकारी उपस्थित मतदान एजेंटों को दिखाता है कि मतदान केंद्र में इस्तेमाल की जाने वाली मतपेटी खाली है। क्या मतदान एजेंटों को आश्वस्त करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान है कि ईवीएम में पहले से दर्ज मत अव्यक्त रूप से नहीं है? साथियों, बिल्कुल है। इसमें 2-3 शब्द आए हैं, उनको आप समझ लीजिए। मतदान एजेंट का मतलब होता है कि जो अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके एजेंट चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर होते हैं। वो इस बात पर दृष्टि रखते हैं कि मतदान की प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के और निष्पक्ष तौर पर और सही ढंग से संचालित हो रही है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि मशीन में पहले से ही कोई वोट तो नहीं डले हुए हैं, तो इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था है। आइए हम इस उत्तर को सुनते हैं। हाँ, मतदान शुरू होने से पहले पीठासीन अधिकारी परिणाम बटन दबाकर उपस्थित मतदान एजेंटों को प्रदर्शित करता है कि मशीन में पहले से छिपे हुए कोई भी मत नहीं है। इसके बाद वह मतदान एजेंटों की उपस्थिति में कम से कम 50 मतों के साथ मतदान एजेंटों को इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए मॉक पोल का संचालन करता है और सीयू में संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक परिणाम से मिलान करता है कि दर्शित परिणाम पूरी तरह से उनके द्वारा दर्ज किए गए मतों के अनुसार है। तदुपरांत पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल के परिणाम को हटाने के लिए क्लियर बटन दबाता है और टोटल बटन दबाकर फिर से मतदान एजेंटों को दिखाता है कि देखिए, इस मशीन में 0 दर्शित हो रहा है, और फिर वह मतदान एजेंटों की उपस्थिति में वास्तविक मतदान शुरू करने के पहले कंट्रोल यूनिट को सीलबंद करता है। अब हर एक पोलिंग बूथ पर 100% वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का उपयोग होता है और मॉक पोल के बाद वीवीपैट के पेपर स्लिप भी गिने जाते हैं। साथियों, आपको समझ में आया होगा, एक पीठासीन अधिकारी का उल्लेख इसमें हुआ है। जिस दिन चुनाव होता है उस दिन मतदान केंद्र पर मतदान के कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं और उन अधिकारियों में सबसे प्रमुख होते हैं पीठासीन अधिकारी, जिन्हें हम अंग्रेजी में प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में उस दिन चुनाव होता है और इनकी सहायता के लिए 3 मतदान अधिकारी और होते हैं, जिन्हें मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 कहा जाता है। और चुनाव की प्रक्रिया को सही ढंग से संपन्न होते देखने के लिए वहां पर अभ्यर्थियों के एजेंट भी होते हैं। इसमें एक शब्द और आया है, मॉक पोल। मॉक पोल का मतलब होता है बनावटी मतदान, कृत्रिम मतदान, नकली मतदान। सरल भाषा में इसको ऐसा समझ लीजिए कि एजेंट्स को यह बताया जाता है कि देखिए, इस मशीन में कोई भी वोट नहीं है और ये मशीनें सही ढंग से काम कर रही हैं। जिस अभ्यर्थी को वोट दे रहे हैं उसी अभ्यर्थी के खाते में वोट पहुंच भी रहा है। इस बात के लिए एक बार मॉक पोल के माध्यम से पूरे मतदान की प्रक्रिया को दिखाया और समझाया जाता है। नियम है कि कम से कम 50 वोट डालना ज़रूरी होता है मॉक पोल में। फिर उसके बाद उसके रिजल्ट भी दिखाए जाते हैं और
अंत में मॉकपॉल की पूरी क्रिया को क्लियर कर दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट में ऐसी व्यवस्था होती है साथियों कि हम क्लियर का बटन दबाकर सारी चीज़ों को शून्य कर देते हैं और फिर टोटल बटन दबाकर हम फिर से बता देते हैं कि कंट्रोल यूनिट में कोई भी वोट नहीं है, शून्य है। इससे सब आश्वस्त हो जाते हैं कि मशीनें ठीक से काम कर रही हैं, मशीनों में पहले से कोई भी वोट दर्ज नहीं है। तो है ना, बहुत ही शानदार, वैज्ञानिक और पूरी तरह से प्रामाणिक मतदान प्रणाली। इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सशक्त लोकतंत्र है। तो आप जाएंगे ना वोट डालने के लिए? आपको वोट डालने का अधिकार मिला है, आप इसका उपयोग अवश्य कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मतदान समाप्त होने के बाद और मतदान शुरू होने से पहले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी भी समय और अधिक मतों को दर्ज करने की संभावना को कैसे खारिज किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वोटिंग ख़त्म हो गई है और वोटिंग ख़त्म होने के बाद उसमें वापस से वोट डाल दें? मतगणना शुरू होने के पहले क्या उस वोटिंग मशीन के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि अतिरिक्त वोट डाल दें? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता साथियों। जैसे ही निर्वाचन के दिन वोटिंग का काम पूरा होता है तो कंट्रोल यूनिट में एक बटन होता है जिसको क्लोज बटन कहते हैं। उस क्लोज बटन को दबाने के बाद फिर इस मशीन पर कोई भी वोट डाला नहीं जा सकता है। तो इस तरह से व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा सारी मशीनों को सील बंद किया जाता है। बैलेट यूनिट को तो कंट्रोल यूनिट से अलग ही कर दिया जाता है और अलग अलग बॉक्स में पैक किया जाता है। क्योंकि दोनों साथ में ही नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आप बैलेट यूनिट से वोट डाल भी नहीं सकते और क्लोज बटन दबा देने के बाद तो किसी स्थिति में आप वापस से वोट नहीं डाल सकते। तो ऐसी कोई आशंका नहीं है कि क्या चुनाव समाप्त होने के बाद और मतगणना के पहले कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि ऐसा मतदान करके किसी को लाभ पहुंचाया जा सकता है। ऐसी कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। एक और प्रश्न देखिए कि यदि प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर पर्ची उस अभ्यर्थी के अलावा अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक को दर्शा रही है जिसके लिए उसने मतदान किया, तो क्या उसके लिए कोई शिकायत करने का प्रावधान है? साथियों, अभी आपने जाना कि वीवीपैट पर एक पर्ची आती है, उससे पता चल जाता है कि आपने जिसे वोट दिया है उसी को पर्ची के माध्यम से दिखाया गया है। ऐसा होता है तो आप वोट देकर बाहर आ सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आपने वोट किसी और प्रत्याशी को दिया और वीवीपैट पर जो पर्ची प्रदर्शित हो रही है उसमें कोई और प्रत्याशी का नाम और उसका चिन्ह वगैरह दिखाई दे रहा है? तो ऐसा होने पर शिकायत की जा सकती है। वोटर ऐसी शिकायत मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी को करता है और पीठासीन अधिकारी उसको बताता है कि यदि आपके द्वारा की गई शिकायत गलत है, आप झूठी मूठी शिकायत कर रहे हैं, तो आपको सज़ा हो सकती है। उसके बावजूद भी मतदाता कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ और ऐसा हो रहा है, तो उसे एक बार और वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। इसको कहते हैं टेस्ट वोट या परीक्षण मत। और ऐसी स्थिति में उस वोटर के साथ पीठासीन अधिकारी भी जाते हैं बूथ पर जहाँ पर वोट डाला जाता है, जहाँ पर बैलेट यूनिट रखी गई है, वहाँ पर जाते हैं। और जो एजेंट्स उस समय मतदान केंद्र पर होते हैं वो भी साथ में जाते हैं और वो फिर से मतदाता उसी अभ्यर्थी को वोट देता है जिसे वो देना चाहता है और पर्ची प्रदर्शित होती है। यदि पर्ची में वास्तव में ऐसा पाया गया कि वोट किसी और को दे रहे हैं और वोट किसी और को जा रहा है तो तुरंत ही मतदान की प्रक्रिया रोक दी जाती है और उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाता है। और यदि यह पाया जाता है कि नहीं, मतदाता के द्वारा झूठी शिकायत की गई है, तो ऐसे मतदाता को पुलिस के हवाले कर दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए कि क्या मतगणना के दिन वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की मुद्रित पेपर पर्चियों की गिनती की जाना अनिवार्य है? देखिए, जब मतगणना होती है साथियों तो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से अलग अलग कैंडिडेट को प्राप्त होने वाले वोटों को गिना जाता है और एक होती है वीवीपीएटी, उसके अंदर भी पर्चियां गिरती हैं जिस पर यह पता चलता है कि किस कैंडिडेट को वोट दिया गया। तो क्या कंट्रोल यूनिट से भी वोटिंग की गिनती होती है और वीवीपीएटी से भी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल से भी गिनती होती है? तो इसका उत्तर ये है कि सारी वीवीपीएटी की गिनती नहीं होती है, बल्कि इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वीवीपीएटी में जो पर्चियां आई हैं वही
कंट्रोल यूनिट में वोट के तौर पर दर्ज है। सैंपल के तौर पर कुछ वीवीपीएटी की गणना होती है, तो आइए उसको देखते हैं। यदि निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचन का मामला है तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और लोकसभा के निर्वाचन के मामले में प्रत्येक विधानसभा खंड से यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केंद्र की मुद्रित वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की पेपर पर्चियों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाता है और कंट्रोल यूनिट के परिणाम से उसका मिलान किया जाता है। सरल भाषा में इसको ऐसा समझ लीजिए कि अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक रेंडमली कोई वीवीपैट का सिलेक्शन किया जाएगा और उसको गिना जाएगा, और उसमें गिनती पर यदि यह पाया जाता है कि वीवीपीएटी में भी उतने ही वोट कैंडिडेट्स को मिले हैं जितनी कंट्रोल यूनिट में, तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अभ्यर्थी यानी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति या कोई निर्वाचन एजेंट या कोई मतगणना एजेंट ऐसा आग्रह कर सकता है कि इस मतदान केंद्र की वीवीपीएटी की मुद्रित पर्चियों की गिनती की जाए। इसके लिए वो लिखित अनुरोध करता है। रिटर्निंग ऑफिसर महोदय उसके अनुरोध पर ध्यान देते हैं, विश्लेषण करते हैं, और अगर कारण उचित हुए तो निर्णय लेते हैं कि ठीक है, हम वीवीपैट की मुद्रित पेपर पर्चियों की गिनती हम कर लेते हैं, या फिर उचित न होने पर कहते हैं कि नहीं करते हैं, और इसके लिए बाकायदा लिखित रूप से आदेश जारी किया जाता है। तो साथियों, ये थी पूरी व्यवस्था ईवीएम के बारे में। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यह जानकारी आप तक पहुंचाई करियर एडवाइस चैनल के द्वारा। स्वीप सीरीज के ये सारे वीडियोस के माध्यम से आपको एक से बढ़कर एक चुनाव से संबंधित तथ्यों से अवगत कराने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। मुझे यह बात आप तक पहुंचाने का मौका देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया है तो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वोट का उपयोग अवश्य कीजिए। 17 नवंबर 2023 को ज़रूर मतदान कीजिए। धन्यवाद।